हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नम्रता है और मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है, जो जानकारी है, उसे बहुत ही आसान और सरल भाषा में लेकिन साइंटिफिक तरीके में आप तक पहुँचा सकूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि क्या है शटल्स मेथड जो ये दावा करता है कि अगर उनके मेथड को फॉलो किया जाए तो कोई भी कपल अपनी मनचाही संतान पा सकता है। दोस्तों, 1960 में अमेरिका में एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर लैंडरम बी शटल्स। ये डॉक्टर एक ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनोकोलॉजिस्ट थे। इनके बाद बहुत सारे कपल्स अपनी फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट के लिए आया करते थे। इन्होंने अपने एक्सपीरियंस और रिसर्च में ये पाया कि अगर कुछ स्पेशल साइंटिफिक तरीकों को, कुछ मेथड्स को फॉलो किया जाए तो बहुत सारे कपल्स अपनी मनचाही संतान को खुद प्लान कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी को बेटा चाहिए तो वो बेटा प्लान कर सकता है, किसी को बेटी चाहिए तो वो बेटी प्लान कर सकता है। डॉक्टर शटल ने अपने इस मेथड की जो एक्यूरेसी रेट है वो 70 to 80% बताई। आम भाषा में समझे तो ये कि अगर 10 लोग ट्राई कर रहे हैं तो 7 से 8 लोगों को सफलता इस मेथड से मिलती थी। अपने इन्हीं सारे एक्सपीरियंस और रिसर्च के अनुभव पे उन्होंने 1970 में एक बुक लिखी जिसका नाम था योर बेबी सेक्स नाउ यू कैन चूज। ये बुक आज भी अमेज़न पे अवेलेबल है, आप वहाँ से इसे पढ़ सकते हैं। नहीं तो गूगल में भी बहुत सारी चीज़ें इस बुक के बारे में आपको मिल जाएंगी, वहाँ से भी आप इस बुक के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अपनी इस बुक में डॉक्टर शटल ने उन सारे मेथड्स के बारे में, उन प्रोसीजर्स के बारे में बताया जिनका इस्तेमाल करके, जिनको यूज करके कोई भी कपल अपनी मनचाही संतान पा सकता है। तो दोस्तों, अब जल्दी से जान लेते हैं कि क्या है वो मेथड्स जो डॉक्टर शटल ने अपनी किताब में लिखे हैं। जो पहला मेथड डॉक्टर शटल ने बताया है वो है ओव्यूलेशन टाइमिंग। उन्होंने कहा कि अगर कोई कपल बेटा चाहता है तो ओव्यूलेशन के तुरंत बाद इमीडिएटली संबंध बनाए और ओव्यूलेशन होने से कम 1 हफ्ते पहले तक कोई संबंध ना बनाए। यानी कि 1 हफ्ते का गैप करें और फिर ओव्यूलेशन होने के बाद संबंध बनाए। ऐसा करने से बेटा होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वहीं अगर कोई कपल बेटी चाहता है तो ओव्यूलेशन से 3 से 4 दिन पहले संबंध बनाएं। अब इसके पीछे क्या है साइंटिफिक लॉजिक, इसे समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि क्या है ओव्यूलेशन टाइमिंग, ये क्या है ओव्यूलेशन डे। तो दोस्तों, हर महिला अपने मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान एक टाइम फेज में आती है जब वो ओव्यूलेट करती है। यानी कि महिला की जो ओवरीज होती हैं, फीमेल्स में जो ओवरीज होती हैं, उन दोनों ओवरीज में से कोई एक ओवरी हर महीने एग प्रोड्यूस करती है, एक ही एग प्रोड्यूस करती है। जैसे ही ओवरी एग प्रोड्यूस करती है, ये एग फिलोपियन ट्यूब में आ जाता है। एग रिलीज होने के बाद वो 12 से 24 घंटे तक सरवाइव करता है और उसके बाद वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यानी जैसे ही बॉडी में एग आ गया है, फीमेल बॉडी में एग आ गया है, वो जितना जल्दी वाइट स्पर्म से फर्टिलाइज होगा उतना ही ज्यादा चांसेस है बॉय बेबी कंसीव करने का। अब आप ये कैसे पता करेंगे कि आपका ओव्यूलेशन डे एग्जैक्टली कौन से दिन पड़ता है? आजकल ओव्यूलेशन डे पहले के कंपेयर में पता करना बहुत ज्यादा आसान हो गया है। मार्केट में ओव्यूलेशन किट मिलती है जो एग्जैक्टली सेम होती है जैसे कि प्रेगनेंसी किट होती है। तो एक ओव्यूलेशन किट के अंदर 5 अलग अलग सेशे आते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपना ऑलमोस्ट एक्यूरेट ओव्यूलेशन डे पता कर सकते हैं। इसको पता करने के लिए जब भी आप प्लानिंग कर रहे हैं बेबी की, तो एटलीस्ट 4 से 5 महीने पहले से इसे आप यूज करना शुरू करिए और चेक करना शुरू करिए कि आपके पीरियड्स के कितने दिन के बाद आप ओव्यूलेट करती हैं, वो कौन सा दिन है जिस दिन आप ओव्यूलेट करती हैं। जब आप 4-5 महीने उसको हर महीने जब टेस्ट करेंगी तो आपको बहुत क्लियर आइडिया हो जाएगा कि पीरियड्स के कितने दिन के बाद आप ओव्यूलेट करती हैं। इस किट को कैसे इस्तेमाल करना है, क्या तरीका है इसका इस्तेमाल करने का, इसके ऊपर ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं जिनमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और वहाँ से देखकर सीख सकते हैं कि आपको अपना ओव्यूलेशन डे कैसे पता करना है। इनफैक्ट आजकल तो बहुत सारे ऐप भी आ गए हैं जिनकी मदद से आप अपना ओव्यूलेशन डे पता कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एक्चुअली है क्या, क्यों हम पता कर रहे हैं ओव्यूलेशन डे। तो इसके पीछे जो साइंटिफिक रीजन है वो ये है कि फीमेल एग में जो 2 टाइप क्रोमोसोम होते हैं वो दोनों एक्स टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। वहीं मेल के स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम्स भी होते हैं और वाई क्रोमोसोम्स भी होते हैं।
जब भी महिला का एक्स क्रोमोसोम मेल के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो बेटी होती है, और जब महिला का एक्स क्रोमोसोम मेल के वाई क्रोमोसोम से मिलता है तो बेटा होता है। अब मेल्स में जो एक्स और वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं, उन दोनों टाइप ऑफ क्रोमोसोम में बहुत फर्क होता है, उन दोनों के नेचर में बहुत फर्क होता है। जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो बहुत धीरे धीरे स्विम करता है, बहुत स्लो होता है, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत स्ट्रांग होता है, ये जल्दी नष्ट नहीं होता है। वहीं जो वाई क्रोमोसोम होता है उसमें बहुत तेजी होती है, गति होती है, लेकिन जितना वो तेज स्विम करता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उतनी ही जल्दी वो फ्रेजाइल होने के कारण यानी नाजुक होने के कारण नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो डॉक्टर शटल ने समझाया वो ये कि जैसे ही कोई भी कपल जब संबंध बनाता है, तो जब मेल का स्पर्म इजैकुलेट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी वजाइना में जब इजैकुलेट होता है स्पर्म, तो उसके अंदर दोनों एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। अब वाई क्रोमोसोम क्या होता है, बहुत तेज होता है, बहुत तेजी से स्विम करता है, और एक्स क्रोमोसोम स्लो होता है, यानी कि यहाँ पे वाई क्रोमोसोम एग के पास पहले पहुंचेगा। तो अगर ऑलरेडी फीमेल की फिलोपियन ट्यूब या यूट्रस के आसपास में एग ऑलरेडी है, तो ये वाई स्पर्म जाके उसे फर्टिलाइज कर देगा, और एग सिर्फ एक ही स्पर्म को अलाउ करता है फर्टिलाइजेशन के लिए, चाहे फिर वो एक्स हो या वाई हो। जैसे ही स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर देता है, फिर एग बाकी स्पर्म्स की एंट्री को बिल्कुल अलाउ नहीं करता है। अब क्योंकि वाई क्रोमोसोम्स बहुत फास्ट होते हैं, बहुत स्पीड में ट्रैवल करते हैं, तो अगर ऑलरेडी एग है तो वो जाएंगे और एग को फर्टिलाइज कर देंगे, और बॉय बेबी के चांसेस कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर एग ऑलरेडी प्रेजेंट है फीमेल बॉडी में, तो आमतौर पर वाई स्पर्म को उसको फर्टिलाइज करने में 30 से 40 या 45 मिनट का टाइम लगता है, यानी आधे से पौने घंटे का टाइम लगता है, और वाई स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर देता है। तो यही एक साइंटिफिक रीजन है जिसकी वजह से डॉक्टर शटल्स ने कहा कि अगर बॉय बेबी चाहिए तो ओव्यूलेशन के तुरंत बाद आप संबंध बनाओ। तो ओव्यूलेशन के तुरंत बाद, क्योंकि एग ऑलरेडी है, वाई स्पर्म जाएगा, उसको फर्टिलाइज कर देगा, तो बॉय बेबी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब जिनको भी अगर बेटी चाहिए तो उनको ओव्यूलेशन से 3 से 4 दिन पहले संबंध बनाना। ऐसा इसीलिए कि जब आप संबंध बनाएंगे उस समय फीमेल बॉडी में एग होगा ही नहीं। अब वाई क्रोमोसोम स्पीड में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जाएंगे, पर उन्हें वहाँ कहीं पर भी एग नहीं मिलेगा। अब क्योंकि वाई क्रोमोसोम बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं, और फिर सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स बचते हैं। फीमेल बॉडी में मेल स्पर्म 5 से 6 दिन तक स्टोर रह सकता है। तो आप समझ ही चुके होंगे कि जितना भी स्पर्म जो स्टोर होगा उसके अंदर मैक्सिमम सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स ही बचेंगे, वाई क्रोमोसोम तब तक नष्ट हो चुके होंगे। और जैसे एग रिलीज होगा, ऑलरेडी जो स्टोर्ड स्पर्म है जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम्स हैं, ये जाएंगे एग को फर्टिलाइज कर देंगे, और गर्ल बेबी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जो दूसरा मेथड डॉक्टर शटल्स ने बताया है वो है पोजीशन के बारे में, यानी जब भी कोई कपल इंटरकोर्स करता है तो अगर उसे बॉय बेबी चाहिए तो उनको ऐसी पोजीशंस पे फोकस करना चाहिए जहाँ पे डीप पेनिट्रेशन हो। का साइंटिफिक लॉजिक क्या है, फीमेल वजाइना जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। जिस तरीके से एक्स और वाई क्रोमोसोम्स के कुछ नेचर होते हैं कि एक्स क्रोमोसोम स्लो होता है लेकिन बहुत स्ट्रांग होता है, वाई क्रोमोसोम बहुत फास्ट होता है लेकिन बहुत फ्रेजाइल होता है, नाजुक होता है। यही कारण है कि जो फीमेल वजाइना जो कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कैनल होती है, और स्पर्म को चाहे वो एक्स हो या वाई हो उसे वहां से होकर गुजरना होता है। अब एक्स क्रोमोसोम क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो काफ़ी हद तक इस एसिडिक एनवायरनमेंट को झेल जाता है, लेकिन जो वाई स्पर्म है उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और इस जो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग जो एसिडिक कैनल है, जो वजाइनल कैनल है, वहाँ से गुजरते गुजरते बहुत सारे वाई स्पर्म नष्ट हो जाते हैं, और बहुत कुछ ही बचते हैं जो आगे जाके एग तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो अगर एक ऐसी पोजीशन का इस्तेमाल किया जाए जहाँ पे इस जो गैप है, जो 10 सेंटीमीटर का वजाइना गैप है, उसको काफ़ी हद तक आप पहले ही कवर कर लें, तो जितना ज़्यादा डीप पेनिट्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा जो स्पर्म है वो बहुत अंदर इजैकुलेट होगा। तो ये जो डिस्टेंस है वो ऑलरेडी मैनुअली कवर हो गया, तो यहाँ पे जो वाई क्रोमोसोम है उसकी जो स्ट्रगल है वो काफ़ी कम हो जाएगी, और इसकी वजह से वाई क्रोमोसोम के नष्ट होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। इसीलिए बॉय बेबी के लिए हमेशा डीप पेनिट्रेशन पोजीशंस को सजेस्ट किया जाता है। लेकिन अगर आप गर्ल बेबी प्लान कर रहे हैं तो आप वजाइनल एंट्री पर भी अगर स्पर्म को इजैकुलेट करेंगे तो भी काफ़ी आसानी से आप गर्ल बेबी को कंसीव कर पाएंगे।
तीसरा मेथड जिसके बारे में डॉक्टर शटल ने बताया वो है फीमेल ऑर्गेज्म, यानी कि इंटरकोर्स करने के दौरान अगर आपको बॉय बेबी चाहिए तो फीमेल ऑर्गेज्म पहले होना चाहिए और बाद में स्पर्म का एजाकुलेशन होना चाहिए। जब भी फीमेल ऑर्गेज्म होता है तो फीमेल की बॉडी कुछ तरीके के लिक्विड्स को सिक्रीट करती है वजाइना में। ये लिक्विड्स वजाइना की जो एसिडिक नेचर होता है, जो एसिडिटी होती है, उसको काफ़ी हद तक कम करके अल्कलाइन बना देता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे फीमेल का ऑर्गेज्म होगा उसका जो वजाइनल कैनल है, जो एक्चुअली एसिडिक इन नेचर होता है, वो थोड़ी समय के लिए थोड़ा कम एसिडिक हो जाता है, जो कि वाई क्रोमोसोम को फेवर करता है ये एनवायरनमेंट, और उनके लिए थोड़ी आसानी होती है जहाँ पे उनका जो नष्ट होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। चौथा मेथड जो डॉक्टर शटल ने बताया वो ये कि हर उस कपल को जिसको बॉय बेबी चाहिए तो फीमेल को अपने खाने में पोटेशियम युक्त खाने की क्वांटिटी को बढ़ा देना चाहिए, जैसे कि केला हो गया, सोक्ड बादाम हो गए, स्प्राउट्स हो गए, वो सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल और फूड जिनमें पोटेशियम कंटेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पोटेशियम कंटेंट फीमेल वजाइना का जो एसिडिक नेचर है उसे थोड़ा सा कम करता है। वहीं अगर आप गर्ल बेबी प्लान करना चाहते हैं तो पोटेशियम के बदले आप कैल्शियम कंटेंट वाले फूड को ज़्यादा खाने में लीजिए, जिसमें मेनली है डेयरी प्रोडक्ट्स और वो सारे फूड जो आपको कैल्शियम ज़्यादा देते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो फिफ्थ मेथड डॉक्टर शटल ने बताया वो ये कि यूज़ ऑफ बॉक्सेस, यानी कि उन सभी मेल्स को जो बेबी प्लान कर रहे हैं कपल में, उनमें से मेल्स को बॉक्सर्स पहनने चाहिए, यानी कि जो टाइट अंडरगारमेंट्स होते हैं, जैसे कि फ्रेंचीज होते हैं जो बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, उनके पहनने के बजाय आपको लूज अंडरगारमेंट्स, बॉक्सर्स टाइप अंडरगारमेंट्स पहनने चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? जब भी मेल्स टाइट अंडरगारमेंट्स पहनते हैं तो उसकी वजह से जो उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो टेस्टिस पार्ट है, वो बॉडी के बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाता है, एकदम बॉडी से चिपक जाता है, और इस चिपकने की वजह से टेस्टिस में टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, जो कि टेस्टिस के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल कंडीशन नहीं होता है। इसकी वजह से स्पर्म काउंट कम होता है और स्पर्म की क्वालिटी घटती है। मेल्स के टेस्टिस का जो टेम्परेचर है वो हमेशा उनकी बॉडी टेम्परेचर से 2 से 6 डिग्रीज कम रहना चाहिए। यही कारण है कि मेल को भगवान ने बनाया ही इस तरीके से है कि जो उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो प्राइवेट पार्ट है, वो बॉडी से बाहर रहता है ताकि उसको उतना गर्माहट ना मिले। तो इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि बॉडी से आप अपने प्राइवेट पार्ट को, टेस्टिस को थोड़ा दूर रखिए, उसे ज़बरदस्ती बॉडी से चिपकाइए मत, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा हीट को फेस ना करना पड़े। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि आजकल बहुत सारे लोग यूजुअली लैपटॉप को अपने लैप पे रख के यूज़ करते, जैसे कि इसका नाम है लैपटॉप, पर मैं सबको कहना चाहूँगी कि प्लीज़ डोंट यूज़ लैपटॉप्स ऑन योर लैप। आप उसे टेबल पे रखिए, चाहे छोटा सा टेबल जो आप बिस्तर पे रख लेते हैं, प्रॉपर आपका स्टडी टेबल हो उस पे रखिए, मगर कभी भी लैपटॉप को अपने लैप पे मत रखिए। ये दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है क्योंकि हीट जनरेट करता है, बट ये कंपैरेटिवली मेल्स में बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है मेल्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट पे। अब जैसे ही आप लैपटॉप को यूज़ करेंगे थोड़ी देर के बाद वो गर्म हो जाता है, उस गर्मी की वजह से आपके जो प्राइवेट पार्ट हैं वहाँ पे गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है, और जब आप इस प्रोसेस को फ्रीक्वेंटली करते हैं, आपका डेली रूटीन बन जाता है, तो धीरे धीरे आपके स्पर्म के काउंट कम होने लग जाएंगे, आपकी स्पर्म की जो क्वालिटी है वो डैमेज होने लग जाएगी। दोस्तों, मैं ये पूरी उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब करिए। नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे हेल्थ और न्यूट्रिशन से भरे हुए इंफॉर्मेटिव वीडियोस का खजाना। तो कोई भी वीडियो मिस ना करें, इसके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस यही। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।